Assalamu alaikum students. Welcome back into your computer class. I am your computer teacher Miss Asha Jahangir. So students, in last lecture we discussed about ER diagram and then we discussed about database design. Today we are going to discuss about logical model and its components. लॉजिकल मॉडल और इसके कंपोनेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत केयरफुली आपने इस पूरे लेक्चर को सुनना है। ये शॉर्ट में के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। लॉजिकल मॉडल बेसिकली क्या है? लॉजिकल डेटाबेस मॉडल जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस मॉडल पर बेस करता है। इसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है जितना भी पॉसिबल हो सके डिटेल के अंदर हम अपनी एंटिटीज़, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं, किस तरह के रिलेशनशिप्स क्रिएट हो रहे हैं, कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उन रिलेशनशिप्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर एक प्रोसीजर से, एक प्रॉपर वे से, ठीक है। और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स और उनकी जो प्राइमरी की है उनको स्पेसिफाई किया जाता है। फॉरेन कीज़ भी यूज़ हो सकती हैं। हम फॉरेन की के बारे में पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास अगर दो टेबल्स हैं तो उनके दरमियान, दो टेबल्स के दरमियान जब हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं तो किसी एक टेबल में हम जो है एक जो आपके पास टेबल यूज़ हो रहा है एक रिलेशन, उसके अंदर कोई आपके पास एक प्राइमरी की होगी और दूसरे टेबल के अंदर जो आपके पास की वो भी प्राइमरी की ही आपके पास है, लेकिन वो डिपेंड कर रही है फर्स्ट टेबल के ऊपर, तो वो क्या बन जाती है? फॉरेन की बन जाती है। अगर प्राइमरी की या फॉरेन की के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो अच्छी तरीके से देखने होंगे, तभी आपको प्राइमरी की, फॉरेन की के बारे में पता चलेगा। कैंडिडेट की के बारे में ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस करके आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अंदर मैं बता रही थी कि हम एंटिटीज़ को बड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप्स उनके दरमियान जो है वो बड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर एंटिटी के चूँकि आगे फर्दर एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको डिटेल में, फिर प्राइमरी की, फॉरेन की और जो भी कीज़ एग्जिस्ट हो रही हैं उन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर इस लास्ट लेवल में नॉर्मलाइजेशन होती है। नॉर्मलाइजेशन क्या है वो इंशाल्लाह फर्दर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बेसिकली जो भी हम पढ़ रहे हैं इसके सीवरल कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो आपके पास है रिप्रेजेंट एंटिटीज़। रिप्रेजेंट एंटिटी में ईआर डायाग्राम में जितनी भी एंटिटीज़ यूज़ होती हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। रिलेशनल मॉडल के अंदर उनके क्या रिलेशंस हैं वो ज़्यादा बताया जाता है। अब एंटिटीज़ जो है वो सिर्फ एंटिटी जो है अकेली एंटिटी नहीं होती बल्कि उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो हम एंटिटी रखते हैं वही बेसिकली उस रिलेशन का नेम बन जाता है। सपोज़ अब एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय आ रहा है। अब उस एम्प्लॉय का कोई ना कोई तो नेम होगा। एम्प्लॉय का आगे नेम, फिर एम्प्लॉय का एड्रेस, फिर एम्प्लॉय का सेल नंबर। अब बेसिकली नेम, एड्रेस और सेल नंबर ये एक एम्प्लॉय का है। अब एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय बेसिकली एंटिटी है और आगे जो नेम, सेल नंबर, एड्रेस वो क्या है? उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब यही जो एम्प्लॉय मैंने नेम लिया ना, अब यही एम्प्लॉय बेसिकली उस रिलेशन का, उस टेबल का नाम बन गया। तो यहाँ पे बेसिकली यही बताना चाह रहा है कि जो एंटिटी का नेम होता है वही बेसिकली उस रिलेशन का नेम भी बन जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन यहाँ पे हमारे पास है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। फिर सारी एंटिटीज़ ईआर डायग्राम के अंदर जो एंटिटीज़ हैं वो ले ली गई, उनके नेम जो हैं वो एज अ रिलेशन यूज़ किए गए। अब उन एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप्स क्रिएट किया जाता है। ईआर डायग्राम में हम पढ़ के आए हैं कि हम रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं। रिलेशनशिप्स क्रिएट होता है नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है, यानी कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिलेशनशिप कि किस टाइप का रिलेशनशिप क्रिएट करना है, वो उस नेक्स्ट रिलेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि स्टूडेंट का कॉलेज के साथ क्या रिलेशन होता है? स्टडी का रिलेशन होता है, ठीक है। स्टूडेंट जो है अगर हम वो कॉलेज में आ रहा है तो कॉलेज में किस पर्पज़ के लिए आ रहा है? स्टडी के पर्पज़ के लिए आ रहा है। अगर स्टूडेंट को हम फ़ी के साथ मिलाते हैं तो स्टूडेंट का फ़ी के साथ रिलेशन क्या होता है? उसे डिपॉजिट करवानी होती है, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट जो है अगर उसका, अब स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में आता है, आपके पास एंटिटी है, स्टूडेंट की एंटिटी है, टीचर की एंटिटी है, कॉलेज की एंटिटी है, ठीक है।
तो अब जब आप स्टूडेंट की कॉलेज के साथ बनाएंगे तो जो बीच में आपके पास रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, स्टडी का, कि स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज। और अगर आप टीचर का उसी कॉलेज के साथ रिलेशन बनाएंगे तब क्या बनेगा, टीच का। यानी कि चेंज होगी ना, नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर ही हम जो है रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं आर रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग द प्राइमरी की ऑफ वन रिलेशन ऑफ फॉरेन की। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि जब हम रिलेशनशिप्स बना रहे होते हैं मल्टीपल टेबल्स के अंदर, तो उसमें हम फॉरेन की को भी देखते हैं और अपने प्राइमरी की को भी देखते हैं और उससे हम रिलेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड वन है मर्ज द रिलेशनशिप्स को मर्ज कर देना। अब चूंकि हम DBMS चैप्टर 2 में हम पढ़ के आए हैं कि DBMS और फाइल सिस्टम के दरमियान जो है वो डिफरेंस पढ़ के आए हैं। तो हम जितना इस DBMS के अंदर आपने रिडंडेंसी को ख़त्म करना है और जितनी पॉसिबल है वो ख़त्म करनी है। अब रिलेशंस को मर्ज क्यों किया जाता है, रिडंडेंसी ख़त्म करने के लिए। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ख़त्म करने के लिए। अब एक फ़ाइल है, उस एक सिस्टम तैयार किया गया है, उसमें एम्प्लॉय का नेम बार बार आ रहा है या एम्प्लॉय का वो डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम मर्ज कर देते हैं। वो कैसे रिपीट हो सकता है, सपोज पहले एक टेबल बना हुआ है, वो एम्प्लॉय का टेबल बना हुआ है, उसमें एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन, ये चीज़ें आ गई। ठीक है। फिर दूसरा, वो एम्प्लॉय जिस मैनेजर के नीचे काम कर रहा है उस मैनेजर का टेबल बना हुआ है। अब उस मैनेजर के पास जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सब का रिकॉर्ड है। ठीक है। उस मैनेजर के पास भी उस एम्प्लॉय का नेम भी है, नंबर भी है, डेजिग्नेशन भी है, एक्स्ट्रा मल्टीपल चीज़ें हैं। तो देखें, ये दो दो अलग अलग जगह पे एम्प्लॉय का डाटा रिपीट हुआ। पहले एम्प्लॉय वाली टेबल में हुआ, फिर मैनेजर वाले टेबल में हुआ। तो अब जब डबल टाइम ट्रिपल टाइम जगह जगह पे डाटा रिपीट हो रहा है तो इसी को हमने ख़त्म करना है, इसको मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है। कुछ डाटा एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय वाले टेबल में होगा, जैसे एम्प्लॉय वाले टेबल में मैं कहती हूँ एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय का एड्रेस है, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ है, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर है। अब मैनेजर वाले टेबल में एम्प्लॉय का नंबर है, नेम है और डेजिग्नेशन है। ठीक है। अब बजाय इसके कि मैनेजर वाले टेबल के अंदर हम दोबारा से वो एंटिटीज़, फ़ोन नंबर, ये चीज़ें ऐड करें, हम उन दोनों टेबल्स को आपस में क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। और इसके लिए हम मर्जिंग के लिए हम क्यूरीज वगैरह यूज़ करते हैं, क्यूरीज यूज़ करके हम इनको मर्ज कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन जो है वो है नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज द रिलेशंस को जो है वो नॉर्मलाइज करना। आफ्टर मर्जिंग, जब हम रिलेशन को मर्ज करते हैं तो जो रिडंडेंसी अकर होती है या जो बच जाती है वो हम नॉर्मलाइजेशन में करते हैं। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली स्टेप 1 से स्टेप 3 के दरमियान जो रिलेशंस क्रिएट किए जाते हैं उसके अंदर डाटा जो है वो रिडंडेंट होता है, हो सकता है। ठीक है। उसको ख़त्म करने के लिए हम रिलेशंस को नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज में बेसिकली जितनी भी आपके पास रिलेशंस के अंदर अनोमलीज आती हैं उनको अपडेट कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। अब अनोमली से क्या मुराद है, इनकरेक्टनेस ऑफ डाटा जब इनकरेक्ट हो, हमारे हिसाब का ना हो, कुछ डिलीट हो जाए, कुछ ऐड हो जाए, डिलीशन हो सकती है, इंसर्शन हो सकती है। ठीक है। इसे हम कहते हैं अनोमलीज। 3 टाइप्स की अनोमलीज होती हैं। तो वो अनोमलीज सब अक्कर होती हैं रिलेशंस के अंदर, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की जाती है। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो बेसिकली अनोमलीज़ को एलिमिनेट करता है, रिडंडेंसी जो है वो ख़त्म करता है। ठीक है। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन होती है, सेकंड 3 स्टेप से ये बेसिकली गुजरता है। कभी कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में ख़त्म हो जाती है, कुछ में स्टेज 2 पे, कुछ में स्टेज 3 तक ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो चलती है। ये 4 मेन स्टेप्स हैं लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन करने के। हम बेसिकली पीछे पढ़ के आएंगे डेटाबेस लॉजिकली फ़िज़िकली 2 तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो जब लॉजिकली डिज़ाइन करते हैं तो उनमें सबसे पहले एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बताया जाता है। फिर जो रिलेशनशिप्स रिपीट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे, रिडंडेंसी आ रही है, उनको रिलेशंस को आपस में मर्ज किया जाता है ताकि रिडंडेंसी ख़त्म की जाए। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की जाती है, नॉर्मलाइजेशन के स्टेज से गुजारा जाता है। नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट, नॉर्मलाइजेशन सेकंड, थर्ड डिपेंड करता है हमारे रिलेशन के ऊपर, के रिलेशन के अंदर कितनी जो है वो अनोमलीज आ रही हैं। जब तक प्रॉपर अनोमलीज एलिमिनेट नहीं की हो जाती तब तक उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है।
होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इसको आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह से प्रिपेयर करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में भी आ सकता है, लॉन्ग के लिए भी आपने इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। ठीक है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी जो है मल्टीपल उसके स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सिस्टम बनवाती हैं, कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करते हैं, उनके पास मल्टीपल फैसिलिटीज़ जो हैं वो नेटवर्क उनको प्रोवाइड करता है। तो इसमें डाटा जो है वो कैसे रखा जाता है, इसमें बेसिक जो हम डाटा की क्या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर डाटा जो है वो एक सिंगल साइट के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, सिंगल साइट से मुराद एक, ये वैसे इजी स्ट्रेटजी है, एक ही साइट के ऊपर डाटा रखना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि डाटा जो है उस तक रिमोट साइट से एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि उसे मल्टीपल साइट से उस तक एक्सेस हासिल नहीं की जा सकती, वो एक सिंगल साइट के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे पहुँचने के लिए उस सिस्टम तक पहुँचना पड़ेगा, उस डाटा तक एक्सेस हासिल करने के लिए उसी बस सिंगल सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें कॉस्ट भी काफ़ी हाई है। और एक और डिसएडवांटेज इसमें ये भी है कि अगर वो सिस्टम जहाँ पे वो डाटा पड़ा हुआ है वो फेल हो जाए तो मतलब कि हमारे पास पूरा जो डाटा है वो क्या हुआ, लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वन है हमारे पास पार्टीशन। इसके अंदर क्या होता है कि डाटा को डिवाइड कर दिया जाता है मल्टीपल पार्टीशंस के अंदर और फ्रैगमेंट्स के अंदर, और उन फ्रैगमेंट्स को जो है वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर रखा जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो डाटा वहाँ से एक्सेस कर लिया जाता है। ठीक है, अब इसके जो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये है कि एंड यूज़र उस तक इजीली एक्सेस हासिल कर सकता है। ठीक है, और मल्टीपल यूज़र्स जो हैं उस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, और अगर कोई एक साइट फेल हो जाए तो दूसरी साइट से उस डाटा तक एक्सेस हासिल की जा सकती है, क्योंकि उसकी पार्टीशन हुई हुई है ना, वो मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में पड़ा हुआ है। तो अगर एक सिस्टम से कोई प्रॉब्लम हो जाती है या एक सिस्टम ख़राब हो गया है तो दूसरी साइट से हम उस डाटा तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड के अंदर पूरा डाटा जो है वो असाइन कर दिया जाता है एक से ज़्यादा साइट्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि जस्ट एक साइट के ऊपर नहीं पड़ा हुआ, वो मल्टीपल साइट्स के ऊपर पड़ा हुआ है। पार्टीशन में तो ये था ना कि डाटा की पार्टीशन कर दी जाती है, कुछ पार्टीशन के बाद कुछ डाटा किसी साइट पे, कुछ डाटा किसी साइट पे। रेप्लिकेटेड में क्या होता है कि प्रॉपर कॉपी होती है डाटाबेस की, फुल कॉपी जो है डाटा की पूरी कॉपी जो है वो किसी और साइट के ऊपर रख दी जाती है। इसका एडवांटेज ये है कि डाटा तक जो है वो कहीं से भी पूरे होल डाटा तक एक्सेस हासिल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में डाटा को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल इन दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली डाटाबेस इज पार्टीशन इनटू क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स। नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स या नॉन क्रिटिकल सेगमेंट्स में क्या होता है कि डाटा सिर्फ एक साइट के ऊपर ही स्टोर किया जाता है, और क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स में क्या होता है कि डाटा जो है वो मल्टीपल साइट्स के ऊपर स्टोर किया जाता है। यानी कि क्रिटिकल सेंट्रलाइज्ड ले लें कि एक ही जगह पर स्टोर है। ठीक है, और नॉन क्रिटिकल में आप रेप्लिकेटेड ले लें कि डाटा जो है वो मल्टीपल साइट्स, मोर देन वन साइट पे डाटा को रख दिया गया है। ठीक है, ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी थी, इसको आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी का। होप सो आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, दोनों टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।